हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनोज मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरी डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें लाइव प्रूफ के साथ एक्सेल शीट में दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड। तो इसका अगर लॉन्च एंड डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। और इसका 1 जनवरी 2013 मतलब आप देख पा रहे हो कि मतलब इस फंड को बेसिकली 11.4 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते हुए। तो बहुत ही पुराना फंड है। तो कैटेगरी रिटर्न देखिए, अगर 11.4 इयर्स में तो 19.48% तक का रिटर्न है। और इस पर्टिकुलर फंड में जो रिटर्न है 11.4 इयर्स में वो 17.56% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है और 2% से पीछे रह गया है। तो देख रहे हैं, तो अच्छा खासा मार्जिन है। तो कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया, तो मैं ये थोड़ा नेगेटिव फीडबैक दूंगा इसमें, इस पर्टिकुलर फंड में। लेकिन आगे देखते हैं कि मतलब क्या है। इसने अगर रिस्क थोड़ा एडजस्ट करके रिटर्न इतना दिया है तो एक अच्छा खासा फंड हम मानेंगे। लेकिन रिस्क भी ले रहा है और रिटर्न भी इतना दे रहा है जो कि कैटेगरी को बीट नहीं कर पा रहे, वो भी 2% से पीछे रह रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव रहूंगा। फिर वो आगे आपको पता चलेगा। अब मान लीजिए आप इसमें 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 साल तक कंटिन्यूअसली हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन जाता है 3,28,000 रुपीज। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा है आपका लगभग 3 गुना हो जा रहा है। लगभग मतलब 3,60,000 रुपए होते तभी लगभग 3 गुना मानते हैं। तो यहाँ पे 3 गुना से थोड़ा कम है, मतलब आप 2.5 गुना ही मान सकते हैं। और मान लीजिए आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता है। गोल्ड में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर आपका 1,98,000 रुपीज बन जाता। मतलब 2 लाख रुपीज के करीब करीब बन जाता। मतलब यहाँ पे पैसा आपका लगभग डबल हुआ है, डबल नहीं हुआ है। डबल से भी 40,000 रुपए कम है, तो मार्जिन है। मतलब इस फंड को अगर कंपेयर करें गोल्ड से, तो इस फंड ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और मान लीजिए एफडी का, अगर एफडी का आप डिपॉजिट देखें तो 1,20,000 रुपीज हो जाएगा, और आपका जो 1,20,000 रुपीज 10 ईयर्स के बाद कन्वर्ट हो जाएगा 1,74,000 रुपीज में। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की पावर देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया, रिटर्न भी कम दिया है। लेकिन तब भी इसने इजीली एफडी और गोल्ड का जो रिटर्न है उसको इजीली बीट कर रखा है, और वो भी इसे डबल रिटर्न दिया है। अब मान लीजिए रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न कैटेगरी के हिसाब से बिलो एवरेज है। डेफिनेटली देखिए, एवरेज से बहुत ही नीचे है। मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे मिड कैप कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो रिटर्न आपको 22 से 23% या 21% लॉन्ग रन में आपको मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे 17% तक का ही रिटर्न मिल रखा है। तो डेफिनेटली ये बिलो एवरेज है। और रिस्क की बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से इसने एवरेज ले रखा है, ना कि ज्यादा ना कि कम, मतलब एवरेज के कंपैरिजन में। मतलब अगर आप देखें, सॉरी, कैटेगरी के कंपैरिजन में अगर आप देखें, कोई भी मिड कैप कैटेगरी है या फिर मिड कैप फंड्स है, तो उसके कंपेयर करेंगे तो तभी इसका रिस्क जो आपको दिखेगा वो है एवरेज। ये नहीं कि आप ये मत सोचिए कि यार आप लार्ज कैप के जो फंड है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड के साथ कंपेयर कर रहे हैं और फिर बोले एवरेज है, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 1,000 रुपए से आप लमसम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप पैसा निकाल सकते हैं। एईएम साइज की बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट में, तो 4,913 करोड़ रुपीस तक का इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रहा है, अगर एईएम साइज कम है तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा डर रहता है कि यार ये जो पर्टिकुलर फंड है ना वो वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं है। तो वहां पे थोड़ा डर रहता है कि यार वहां पे पैसे लगाए या ना लगाए, थोड़ा डर रहता है। क्योंकि लोग, बहुत ही कम लोग इन्वेस्टेड है, बहुत ही कम पैसा इन्वेस्टेड है उस पर्टिकुलर फंड में। लेकिन अगर एम साइज ज्यादा है तो उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। तो जब मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपको कई कई इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। बीच में लमसम बंद करवा देते हैं, कभी कभी बोलते हैं यार एसआईपी में दिक्कत आ जाती है। तो ये जो दिक्कत आ जाती है, अगर फंड मैनेजर ठीक से मैनेजमेंट कर लेता है तो कोई ये दिक्कत नहीं फेस करने को पड़ता है। लेकिन एग्जांपल ले लीजिए, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसमें जो ईएम साइज है 47,000 करोड़ रुपीस है। तो बीच में क्या होता है, फंड मैनेजर ने अपना लमसम बंद करवा दिए थे क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे ठीक से। अगर वो मैनेज कर लेंगे तो कोई ज्यादा इशू नहीं है। तो इसका एक पार्शियल इफेक्ट रहता है, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है। अगर यहाँ पे ईएम साइज की बात करें तो 4,913 करोड़ रुपीस जो है, मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रहा है कि 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस तक का बेस्ट ईवीएम साइज माना जाता है। लेकिन आपका ये भी देखा जाए कि टाइम फ्रेम, मतलब आपका जो इस फंड का कितना पुराना है। तो ये फंड बेसिकली 10 साल से ज्यादा पुराना है, तो डेफिनेटली 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में ईवीएम साइज बेस्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5,000 करोड़ रुपीस के आसपास है। तो देखा जाए थोड़ा कम ईवीएम साइज है, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा नेगेटिव फीडबैक जाएगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो मैंने हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता क्या है कि आप फंड मैनेजर को कुछ एक फीस देते हैं।
क्योंकि आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, फंड मैनेजर दिमाग लगा के अपना इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहा है, तो फीस देते हैं। तो फीस होता है वो एटलीस्ट आपको 1% से नीचे देते हैं तो ज्यादा सही रहता है। तो यहाँ फंड में देखा जाए तो 1.06% तक है, मतलब 1% से ज्यादा इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो है, मतलब इतना आपको मैं बता रहा हूँ, ये 1% लॉन्ग रन में बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब लॉन्ग रन में ये 1% मतलब लाखों करोड़ों का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के मामले में मैं नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि 1% से ज्यादा है। 1% से नीचे क्या मैं बोलूँ, 0.9% है, 0.95% को भी मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। 0.5 या 0.6 हो तो ज्यादा ठीक ठाक उसे माना जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक रहेगा। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 1 साल पहले सेल कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो आपको 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो। अगर मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सेल करा, आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो मान लीजिए आपने 1 साल पहले सेल कर दिया, तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद सेल करा तो आपको जीरो कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, जो कि मेन पॉइंट है। तो इसमें मिड कैप का जो 66.42% तक का एलोकेशन है, और सेकंड पे आप स्मॉल कैप में देखिए 19.47% तक का कैपिटल है, और लार्ज कैप में 12.82% का कैपिटल है, और डेब्ट एंड अदर्स में 1.3% तक का कैपिटल है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसने करीब करीब 14% तक का रिस्क नहीं लिया है, जो कि लार्ज कैप या फिर डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट है। और बाकी जो अगर आप देखिए तो 85% तक का आप एज्यूम कर सकते हैं लगभग। तो 85% तक का इसने रिस्क ले रखा है, तो रिस्क एक ही रिस्की फंड है डेफिनेटली। देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन है, मतलब ये डेफिनेटली एक रिस्की फंड है, लेकिन इस अपने कैटेगरी के हिसाब से रिस्क एवरेज लेके चलता है। लेकिन मैं इसको बहुत ही रिस्की फंड कंसिडर करूंगा। तो इस मामले में देखा जाए तो ठीक ठाक सा है, मार्केट कैपिटल इसका ठीक ठाक है। अब यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन में पता चलेगा कि इसका प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई हो रखा है कि नहीं, और ठीक ठाक सा इसका इनका इन्वेस्टमेंट हो रखा है कि नहीं। सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं, फाइनेंशियल में 18.89% का एलोकेशन है, कैपिटल गुड में 10.55% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 9.1% का एलोकेशन है, सर्विसेज में 8.75% का एलोकेशन है, ऑटोमोबाइल में 7.17% का एलोकेशन है, केमिकल्स में 7.05% का एलोकेशन है, एनर्जी में 5.8% का एलोकेशन है, मेटल एंड माइनिंग में 5.78% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 5.12% का एलोकेशन है, कंज्यूमर स्टेपल्स में 4.84% का एलोकेशन है, मटेरियल्स में 4.67% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी में 4.62% का एलोकेशन है, टेक्सटाइल्स में 2.96% का एलोकेशन है, कंस्ट्रक्शन में 2.77% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन में 0.52% का एलोकेशन है, अदर्स में 0.09% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखिए टॉप के 5 जो सेक्टर्स है, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, जो ये जो 5 सेक्टर है ना, अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में ठीक ठाक डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है इन्होंने। अब आगे देखते हैं फंड मैनेजर की बात करते हैं। यहाँ पे 2 फंड मैनेजर है, पहला है हरीश कृष्णन, जिनको एक्सपीरियंस है 0.58 इयर्स का। सेकंड है धवल जोशी, जिनको 1.53 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के मामले में देखिए मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि एक फंड मैनेजर एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही इनएक्सपीरियंस फंड मैनेजर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, लेकिन ये नहीं कि इनएक्सपीरियंस है तो इसका मतलब ये इनएफिशिएंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं कह रहा। लेकिन जो मैं क्राइटेरिया फॉलो करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक फंड मैनेजर को एक्सपीरियंस होना थोड़ा जरूरी रहता है, क्योंकि वो गाइड करेगा दूसरे फंड मैनेजर को, तो थोड़ा ठीक चलता है। रेटिंग की बात करें तो इसको बहुत ही लो रेटिंग दूंगा मैं, 2 आउट ऑफ 5। रीजन इसका है कि फंड मैनेजर वो, अब मैं आपको बता रीजन की लिस्ट। तो फंड मैनेजर जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पहला। दूसरा जो है यहाँ पे रिस्की बहुत ज्यादा है, रिस्क इतना ज्यादा लेने के बावजूद भी आपका यहाँ पे रिटर्न जो है वो कम है, 17.56% है। अगर दूसरे कैटेगरी में देखें तो आपको रिस्क भी लेके 22%। देखिए आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको रिटर्न भी मैसिव मिलना चाहिए, तो रिस्क लेके अगर आप रिटर्न भी के साथ कॉम्प्रोमाइज करें तो फायदा क्या। तो यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है तो नेगेटिव फीडबैक रहेगा। एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा है, मतलब 1% से ऊपर है। उसके बाद एयूएम साइज भी कम है। अगर आप देखिए 10 साल पुराना हो गया तो 10,000 करोड़ रुपीस तक तो होना ही चाहिए मिनिमम एयूएम साइज। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव फीडबैक्स हो गया जो मैंने आपको बता दिया, तो इनका नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव की बात करें, देखिए आप मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज और वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज से कर सकते हैं। और रिटर्न जो है आपको मिड कैप कैटेगरी में कम मिला है, लेकिन फिर भी बेटर देन गोल्ड और एफडी मिला है। तो आप ये एक पॉजिटिव साइन मान सकते हैं। लेकिन बाकी जो है नेगेटिव साइन इसमें बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो ये फंड मुझे इतना अच्छा अच्छा खासा लगा नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डेफिनेटली आप कर सकते हैं ठीक ठाक सा। मतलब वैसे के मामले में देखिए गोल्ड और बाकी जो एफडी से तो रिटर्न अच्छा ही दिया है।
लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिड कैप के दूसरे फंड को थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। जैसे आपका क्वांट मिड कैप फंड हो गया, आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हो गया, आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया, आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड हो गया। उनको 5/5 रेटिंग मिल रखी है और बहुत अच्छा खासा फंड है। उनका सारा चीजें आपको बैलेंस दिखेगा, रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा और रिस्क भी एडजस्ट करता हुआ मिलेगा, एक्सपेंस रेशियो भी कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सारे ज्यादा मिल रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मिल रहा है, रिटर्न भी उसके हिसाब से कम है, रिस्क भी ज्यादा ले रखा है। तो ये फंड मुझे इतना पसंद नहीं आया कुछ। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना चाहिए, क्योंकि एक रिस्की फंड है। तो 7 से 10 साल अगर आपके पास टाइम फ्रेम है, डेफिनेटली आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस सारा पैसा आप इस फंड में मत लगाइए, आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए। और ये भी देखिए कि आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अपने दो दो मिड कैप फंड ले लिया और दोनों का पोर्टफोलियो ओवरलैप कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी मत करिए। आप खुद रिसर्च करिए, खुद इन्वेस्टमेंट करिए। ये नहीं कि मैंने आपको बोल दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं आपको बस रिव्यू करके बता रहा हूँ, तो मुझे एक अच्छा खासा फंड नहीं लगा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।